गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रवि लखानी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन जेवीएनएल और आरपीएससी जूनियर अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। उसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है क्लोजिंग स्टॉक। देखो फ्रेंड्स, अपन जब बिजनेस चलाते हैं और अपन कुछ गुड्स वगैरह बेच रहे हैं तो ये पॉसिबल होता है कि अपने ईयर एंड में वो अपना कुछ स्टॉक आपका रह जाए। और जो ईयर एंड यानी 31 मार्च को जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है जो अभी तक नहीं बिका है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंट्स में ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, कहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है। तो कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट होती है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट उसकी 100 है, और एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो उसका मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू मान लो 90 है तो विच एवरेज लेस क्या हुआ, 90 हुआ, तो हम उसका वैल्यूएशन किस पे करेंगे, 90 पे। लेकिन मान लो अगर कॉस्ट 100 है और एनआरवी यानी मार्केट वैल्यू आपका 110 है तो विच एवरेज लेस 100 हुआ तो हम उसका वैल्यूएशन किस पे करेंगे, 100 पे करेंगे। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। अब एग्जाम में कई बार इससे ऐसे भी पूछा जाता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हिंदी में बोलते हैं लेखा मानक। देखो, इंडिया में जो आपका अकाउंटिंग होता है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ये स्टैंडर्ड्स कौन इश्यू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इश्यू करता है आपका। तो ये जो स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसका वैल्यूएशन जो मैंने आपको भी बताया कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस पे होता है, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होता है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। तो ध्यान रखना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो कॉस्ट और एनआरवी पे करते हैं तो वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के हिसाब से, जिसका नाम ही है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ध्यान रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है कॉस्ट और एनआरवी, उसका वैल्यूएशन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के हिसाब से होता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना, अब मैंने आपको बताया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे होता है। तो जो कॉस्ट है आपकी, इसका कॉस्ट की जो कैलकुलेशन करते हैं अपन, वो उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, जैसे कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या वेटेड एवरेज। तो आगे वाले टॉपिक में जब आपको डिटेल में अकाउंटिंग समझाऊंगा उसमें मैं आपको दोबारा इस टॉपिक को लूंगा। अब अगला टर्म है अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट, यानी अपन क्या बोलते हैं अकाउंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और पीनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने पिछले क्लास में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दिखाया था, बताया था आपको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था। तो आज अगर सेल्स फॉर एग्जांपल आपका 5 लाख है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 4 लाख है तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 1 लाख। ये आपका क्या माना जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद अगला स्टेप आता है अपना पीनल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाने के बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी आपके इनडायरेक्ट इनकम होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपको समराइज करना है पीएनएल अकाउंट में, और जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, अब अगला मेरा टॉपिक है आपका डेप्रिसिएशन। अगला जो टर्म है अपना डेप्रिसिएशन। देखो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अगर अपन अपनी एसेट्स को यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू यूज करने के कारण डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई कार खरीदी, ये आपकी एसेट्स है, आपने कार खरीदी, उसको यूज करोगे तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो जो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू इट्स यूज एंड ऑब्सोलेंस ऑफ टाइम। या तो उसकी यूज के कारण गिर सकती है उसकी वैल्यू, या टाइम गुजरने के साथ उसकी वैल्यू गिरती है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स। मैं जब आगे आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। अब वही बात जैसे मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक में बताया, वैसे ही डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है, तो ध्यान रखना AS 6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। देखो फ्रेंड्स, आज की तारीख में क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने AS इशू किए हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, AS से इंड AS में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अपन को ध्यान रखना है एग्जाम में AS भी पढ़ के जाना है और इंड AS भी पढ़ के जाना है।
इंडिया से अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली 2016 से आपका इंडिया में इंडेस लागू कर रहे हैं। इंडेस का मतलब होता है जो बाहर के IFRS हैं, जो बाहर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनके हिसाब से अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा चेंज किया जा रहा है। तो अभी ये चेंजिंग फेज है आपका, तो ध्यान रखना अपन को दोनों पढ़ के जाना है। एग्जाम में AS के भी नंबर्स पूछ सकता है आपसे और इंडेस के भी पूछ सकता है। तो आने वाली क्लासों में मैं आपको इंडेस के नंबर भी याद करवाऊंगा और AS के नंबर भी याद करवाऊंगा। ठीक है, अगला मेरा टर्म है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, अगर हमने कोई किसी से माल खरीदा है तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। वो माल मेरे पास आया और मुझे पता चला कि उस माल में थोड़ी कुछ खराबी है, तो मैंने क्या किया, 1 लाख का माल खरीदा तो उसमें 10,000 का वापस लौटा रहा हूँ। तो जिस समय मैं वापस लौटाऊंगा, मैं अपनी क्रेडिटर को एक नोट भेजूंगा माल के साथ, उसे हम बोलेंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी किताबों में जब हमने माल खरीदा था तो उसका अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिटर का अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। तो 1 लाख से क्रेडिट हुआ था, तो मेरे को उसको 10,000 से वापस डेबिट करना पड़ेगा, तभी जाके किताबों में 90,000 का बैलेंस उसका बोलेगा। तो जब मैं उसको माल लौटाऊंगा तो मैं उसको क्या इशू करूंगा, डेबिट नोट। इसी प्रकार से अगर हमने किसी कस्टमर को माल सेल किया है तो उसकी एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब वो माल अगर वापस आ जाता है, कस्टमर हमें माल वापस लौटाता है, तो जिस समय हमारे पास माल लौट के आता है उस समय हम इस कस्टमर को क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। तो इसको बोलते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।